हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो भाई आप लोगों की दोपहर 1 बजे वाली क्लास जो है वो मैं इस टाइम ले रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि 2 क्लास होती है दिन में, एक 1 बजे होती है, एक 7 बजे होती है ना। अब वो दोनों क्लासेस आगे पीछे ऐसे लगी हुई दिखाई दे रही थी, तो उसमें गलती से टाइम जो है वो आपका गलत डल गया है ना। थोड़ा सा मैंने भी उसको पूरे टाइटल को ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि दोनों में सेम टॉपिक चलना है ना। तो आपकी 7 बजे वाली क्लास आज 1 बजे लाइव हो गई। और बच्चे इतने महान हैं, बच्चे काम की बात नहीं बता रहे हैं, है ना। बच्चे जो है ना वो आपके काम की बात नहीं बता रहे हैं कि मैम ये 7 बजे वाला बैच था, ये था, ये था। वो फालतू की बातें बताए जा रहे हैं कि मैम 7 बजे दोबारा क्लास होगी क्या। ये मैंने कहा भाई 7 बजे वाली तो क्लास होगी ही, है ना। तो वो गलती से क्या हुआ कि आज आपकी जो 7 बजे वाली क्लास है वो मुझसे 1 बजे लाइव हो गई। सो इसी वजह से आपकी ये क्लास हमने अब आपकी लाइव लगाई है, ठीक है। तो होपफुली आपका कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। एक बार आप लोग कमेंट करके बता देंगे मुझे कि आपका कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में तो नहीं है ना। आवाज वगैरह मैं भी एक बार अपनी तरफ से चेक कर लेती हूँ। आवाज मेरी तरफ से एकदम ओके है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। चलिए, तो भाई ब्लड जो है बच्चा हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। ब्लड जो है बच्चा ये हमारा यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है, आज इसकी पहली क्लास है। अब ब्लड बच्चा, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि ब्लड हमारे शरीर में किस सिस्टम का पार्ट है, तो ब्लड हमारी क्लास में ब्रेन का चैप्टर खत्म हो गया था इतने में। हाँ हाँ भाई, ब्रेन आपका पूरा कंप्लीट है, ब्रेन पूरा कंप्लीट है। क्वेश्चन की अब तो मैंने आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी करा दिए, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो ब्लड है हमारे शरीर में, ये परिसंचरण तंत्र का एक हिस्सा है। परिसंचरण तंत्र किस किस से मिलकर बना है? तो ब्लड से हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ, ये 4 चीजें मिलकर हमारे शरीर में किस चीज का निर्माण करते हैं मैम? सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। अब ये परिसंचरण तंत्र जो है बच्चा, ये किसने बताया था? हमारे शरीर में किस तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1628 में विलियम हार्वे, कौन बच्चा आपके? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे आपके साइंटिस्ट है, जिन्होंने क्या बताया था आपका कि हमारे शरीर में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी द्विपरिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारे शरीर में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी द्विपरिसंचरण तंत्र आपका पाया जाता है। ये बात 1628 में किसने बताई थी? विलियम हार्वे ने बताई थी। स्टडी ऑफ ब्लड यानी रुधिर या रक्त, रुधिर या रक्त, रुधिर के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप आंसर लगाएंगे कि रुधिर के अध्ययन को एंजियोलॉजी, या आपको मिलेगा हेमेटोलॉजी। या तो एंजियोलॉजी ऑप्शन में मिलेगा या आपको मिलेगा हेमेटोलॉजी। दोनों ही ब्लड की स्टडी कहलाते हैं, दोनों ही आपके ब्लड की स्टडी कहलाते हैं। हालांकि हेमेटोलॉजी आपका बेसिकली हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग होता है, बट आपके एग्जामिनर के हिसाब से एंजियोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी दोनों ही किसकी स्टडी होते हैं मैम? ब्लड की स्टडी होते हैं। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना। ये जो बच्चा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जब किसी जीव के अंदर ब्लड एक ऑर्गन से डायरेक्ट दूसरे ऑर्गन में पंप करे, तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। जैसे ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा क्या है? कीड़ा मकोड़ा। ये जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं इन सभी के अंदर आपका कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन, यानी ब्लड जो है, खून जो है वो डायरेक्ट एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में आपका पंप होता है। इसके अलावा मोलस्का फाइलम, मोलस्का फाइलम के जो आपके जीव हैं जैसे कि स्नेल यानी कि घोंगा, मोलस्का फाइलम के जो जीव है जैसे कि स्नेल यानी घोंगा, इनमें भी बच्चा आपका कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है मैम? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। लेकिन मोलस्का का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, क्या? ऑक्टोपस। ये स्पेशल क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जामिनर, क्योंकि मोलस्का फाइलम में ऑक्टोपस आता है, लेकिन ऑक्टोपस एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्यों? क्योंकि इसमें खुला नहीं, इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसमें बंद परिसंचरण तंत्र आपका पाया जाता है, यानी इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ऑक्टोपस को आप याद रखेंगे कि इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपका पाया जाता है।
ठीक है जी। इसके अलावा इंसेक्ट यानी ये जो कीट होते हैं, इंसेक्ट यानी ये जो आपके कीट होते हैं, जितने भी कीट फैमिली है जैसे कॉकरोच, तितली, मच्छर, मक्खी, है ना, ये सब आपके इंसेक्ट्स में ही आते हैं। इन सभी के अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जब ब्लड एक ऑर्गन से डायरेक्ट दूसरे ऑर्गन में पंप करे तो ऐसे सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जहां ब्लड जो है, रुधिर जो है आपका ब्लड वेसल्स के जरिए फ्लो करता हो, जहां रुधिर ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिकाओं के जरिए, रुधिर वाहिकाओं के जरिए बच्चा आपका फ्लो करता हो, रुधिर वाहिकाओं के जरिए आपका फ्लो करता हो, और जिनके पास एक स्पेशल ऑर्गन हो, जिनके पास एक स्पेशल ऑर्गन हो, किस चीज के लिए? ब्लड को पंप करने के लिए। जैसे हमारे शरीर में जो खून है, जो ब्लड है, वो कैसे फ्लो करता है? मैम आपने खोपड़ी में 12 हड्डियां होती हैं, उसके बारे में तो पढ़ाया ही नहीं, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो हरीश, मैंने ये नहीं बोला कि खोपड़ी में 12 हड्डियां होती हैं, मैंने बोला था खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं और कपालीय तंत्रिकाएं जो हैं वो 12 होती हैं। तो आपका क्वेश्चन ही गलत है। ये बेटा पता है क्या होता है हरीश की अधजल गगरी छलकत जाए, कि जो अधूरा ज्ञान होता है ना वो बहुत ज्यादा नुकसान देता है। अब ये क्वेश्चन पता नहीं आपके दिमाग में कल आया होगा या परसों, और आप 2 दिन से परेशान होंगे जब भी आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि मैम ने ये चीज छुड़वा दी, जबकि आपका क्वेश्चन ही गलत है ना। तो इसीलिए टीचर पर बिलीव करो, जो टीचर आपको कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो मोर देन एनफ है। हर पेपर के बाद कंटेंट आपका अपडेट करते हैं, हर एक पेपर को मैं स्टडी करती हूँ और देखती हूँ कि कहीं ये चीज मेरे एग्जाम में बच्चों से पूछी गई है या फिर ये कहीं मेरे नोट्स में ऐड है कि नहीं, और नहीं होती है तो तुरंत ऐड करती हूँ। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सीट प्रीवियस टॉपिक का प्लीज। बेटा प्रैक्टिस सीट कल आपको कराई गई थी, नोट्स में अवेलेबल है वो, कल मैंने 10-12 क्वेश्चन कराए हैं ना, नोट्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स, ब्लड जो है हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिकाओं के जरिए आपका फ्लो करता है ना, ब्लड वेसल्स के जरिए फ्लो करता है। और हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन है जो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे शरीर के अंदर ब्रेन सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, हार्ट फीलिंगलेस ऑर्गन है। हार्ट सिर्फ एक ही कार्य करता है और वो कार्य क्या है? ब्लड पंपिंग का। पूरे शरीर में खून को पंप करने का कार्य किसका होता है? मैम हार्ट का होता है। किसका होता है? मैम हार्ट का होता है। ह्यूमंस की यदि मैं आपका बात करूं, ह्यूमंस और मैमल्स यानी मानव और स्तनधारी जितने भी होते हैं, इन सभी में आपका कैसा सिस्टम पाया जाता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है यानी बंद परिसंचरण तंत्र आपका पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड जो है ये कोई मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, कोई कंपाउंड है या फिर कैसा सॉल्यूशन है? यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ब्लड जो है आपका एक कोलाइडियल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? एक कोलाइडियल सॉल्यूशन है। मैम कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? एक कोलाइडियल विलियन है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कोलाइडल। ठीक है, कोलाइडल आपका क्या है बच्चा? विलियन है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक पार्टिकल का साइज हो सकता है। तो पार्टिकल का इतना छोटा साइज होने के कारण ये कैसा सॉल्यूशन बनाता है? मैम कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाता है। कोलाइडियल विलियन का एक एग्जाम्पल होता है क्या बच्चा? आपका ब्लड यानी कि हमारा रुधिर। अब ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना है? ब्लड जो है, रुधिर जो है वो किस किस चीज से मिलकर बना है, यानी इसका जो निर्माण है वो किस किस चीज से मिलकर हुआ है? तो ब्लड का जो बच्चा आपका निर्माण है इसमें 90 से लेकर 92% तो देखो पानी ही होता है, तभी तो लिक्विड स्टेट में रहता है। इसके अलावा विटामिन ब्लड में ही आपके डिसॉल्व होते हैं। विटामिन, बहुत सारे विटामिन ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे आयंस ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। बहुत सारी सेल्स हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। प्रोटीन पाए जाते हैं, बहुत सारे
प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा हार्मोन, हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन बनते हैं वो सब ब्लड के जरिए ही एक से दूसरी जगह तक पहुंच पाते हैं। ग्लूकोज सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट में, पोषक तत्वों में ग्लूकोज को एक से दूसरी जगह या यूं कहिए हर एक सेल तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो भी आप खाना खाते हो उन सबको भी ट्रांसफर करने का काम हमारे शरीर में ब्लड ही करता है, हमारे शरीर में ब्लड ही करता है। हरीश बेटा क्यों क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो? आपको नहीं है पता बेटा, स्केलेटन सिस्टम मैंने पढ़ा दिया। और ये जो आप लिख रहे हो ना 8 होती हैं उसके बारे में पढ़ाओ ना। एक होसिपिटल, दूसरी टेम्पोरल, पैराइटल, स्फेनोइड, 5, 6, 7, 8 होती हैं, इनके बारे में बेटा स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगी ना चैप्टर। कल ब्रेन पढ़ाया गया है, कल स्केलेटन सिस्टम नहीं पढ़ाया गया ना हरीश। फिर पता है यही सब चीजें होती हैं आपकी, यही सब हरकतें होती हैं जिसपे आप बोलते हो कि फिर टीचर ने डांट दिया। अभी मैंने आपको समझाया हरीश कि जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है उस टॉपिक के बारे में बताइए। स्केलेटन सिस्टम अलग से 2 घंटे पढ़ाऊंगी मैं आपको, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी लगेगा उस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो भैया काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? एक ही बात बोलती हूं कि टीचर पर भरोसा रखो, वो आपसे शायद थोड़ी बहुत, चलो हो सकता है आपके पास ज्यादा ज्ञान हो, मेरे पास ना हो उतना ज्ञान, लेकिन ऐसे ही तो मैंने हजारों बच्चों का सिलेक्शन नहीं करा दिया है ना। ऐसे ही तो मुझे हर प्लेटफॉर्म वाले अपने यहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं बुला लेते हैं। जैसे तुम लोग पेपर देते हो ना, अगर मैं यहाँ खड़ी हूं ना तो टीचर पेपर देकर आया है। हमारा भी एक एग्जाम लिया जाता है जब हम किसी जगह पढ़ाते हैं, एक एग्जाम होता है विद नेगेटिव मार्किंग, और उसमें क्राइटेरिया सेट होता है, कोई कट ऑफ नहीं होती, क्राइटेरिया सेट होता है कि इतने परसेंटेज लेकर ही आने हैं। अगर टीचर वो क्वालिफाई कर पाया तो आगे इंटरव्यू का राउंड होगा, अदरवाइज कुछ नहीं बात करता कोई आपसे। तो भाई थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करो, कमेंट्स कम किया करो, जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर फोकस ज्यादा किया करो। फिर नहीं तो मेरे पास एक ही सॉल्यूशन बचेगा कि आदित्य सर ने बोला हुआ है कि कमेंट ऑफ करके पढ़ाओ मैम। ठीक है, चलिए। तो क्या बच्चा आपका? पोषक तत्व भी किसमें? ब्लड के जरिए ही ट्रांसफर होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस भी हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी के जैसी गैसेस भी हमारे ब्लड के अंदर आपकी पाई जाती हैं। चलिए, अब आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड हमारे शरीर का कैसा ऑर्गन है? ब्लड हमारे शरीर का कैसा ऑर्गन है? तो आप बोलोगे मैम क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ब्लड हमारे शरीर का कोई ऑर्गन है ही नहीं, कोई अंग है ही नहीं। ये हमेशा फ्लूइड, लिक्विड यानी द्रवित अवस्था में रहता है। क्यों? क्योंकि पानी की अमाउंट सबसे ज्यादा है। तो ब्लड है क्या? जब अंग नहीं है तो है क्या? तो आप बोलोगे टिश्यू है, ऊतक है। और कैसा ऊतक है? कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। क्यों है संयोजी ऊतक? क्योंकि ब्लड में क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल। और ग्रुप ऑफ सेल यानी जहां पर आपकी बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं उसको हम अंग बोलते हैं या उसको टिश्यू बोलते हैं। तो आप आंसर लगाओगे मैम उसको टिश्यू कहा जाता है, उसको ऊतक कहा जाता है, उसको टिश्यू, उसको ऊतक कहा जाता है। ब्लड की स्टडी को मैंने बोला था एंजियोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, तो ब्लड कोई अंग नहीं होता है, ब्लड ऊतक होता है। लेकिन बहुत बार आपको अपने एग्जाम में अंग लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको आप देख लेना क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है ना। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर भी कई बार आपका निर्भर करता है। अगर ऑप्शंस अलग हैं तो वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से करने पड़ेंगे। बाकी ब्लड अंग नहीं होता, टिश्यू होता है। और कैसा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। चलिए, अब ब्लड जो है बच्चा, इसमें 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। डिटेल्ड तो हमने पढ़ लिया क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, लेकिन 2 पार्ट में 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है लिक्विड पार्ट जो कि प्लाज्मा है, एक होता है लिक्विड पार्ट जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं जो 55% पाया जाता है, और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट जिनको ब्लड कॉर्प्यूसेल्स या रुधिर कोशिकाएं कहा जाता है, जिनको ब्लड कॉर्प्यूसेल्स या रुधिर कोशिकाएं कहा जाता है, जो 45% पाई जाती हैं।
जो 45% पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये 3 तरह की बच्चा हमारे शरीर में रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये 3 तरह की हमारे शरीर में रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब आप ब्लड को अगर माइक्रोस्कोप पर देखोगे तो आपको अपनी ब्लड वेसल के अंदर इस तरह से तैरती हुई ब्लड सेल्स नजर आती हैं। ये लाल रंग की जो है आरबीसी, सफेद रंग की जो होती है डब्ल्यूबीसी, और हल्के से आपके सफेद या कह लो या ब्राउनिश कह लो, कुछ अलग सा कलर होता है प्लेटलेट्स का, यानी बिंबाणुओं का, तो ये इस तरह से तैरती हुई हमको अपने खून के अंदर आपकी ब्लड सेल्स नजर आती है। अब एक एक ब्लड सेल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे शरीर में खून कहाँ बनता है? हमारे शरीर में खून कहाँ बनता है? तो आप आंसर लगाओगे कि मैम हड्डियों में हमारे शरीर में खून बनता है। अब हड्डियों में 2 तरह के बोन मैरो होते हैं। एक होता है येलो बोन मैरो, पीला अस्थि मज्जा। येलो बोन मैरो, पीला अस्थि मज्जा। येलो बोन मैरो यानी पीला अस्थि मज्जा, जहां पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यूज, जहां पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यूज यानी वसीय ऊतक, वसीय ऊतक पाए जाते हैं, वसीय ऊतक पाए जाते हैं। और इन वसीय ऊतकों के अंदर फॉर्मेशन होता है डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का, यानी 2 तरह की सेल्स बनती हैं। इसके अलावा साइड में एक स्पॉन्जी पार्ट होता है, इसके अलावा साइड में एक स्पॉन्जी पार्ट होता है, और इस स्पॉन्जी पार्ट में, इस स्पॉन्जी पार्ट को बोलते हैं रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा। रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। और यहां बनती हैं आरबीसी, यहां बनती हैं रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी। लेकिन आपका एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि हमारे शरीर में खून कहां बनता है, तो आप सबसे पहले देखेंगे हड्डी ऑप्शन में देगा, तो हड्डी लगा देना। डिटेल्ड में पूछेगा थोड़ा सा, हमारे शरीर में ब्लड सेल्स कहां बनती हैं, तो ऑप्शन देगा बोन मैरो, अस्थि मज्जा। वो पीले और लाल तक जाएगा ही नहीं। या अगर चला गया तो पूछेगा हमारे शरीर में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहां होता है, तो वहां भी बहुत बार वो लाल अस्थि मज्जा ही लिख कर देता है, क्योंकि वो पीले अस्थि मज्जा को साइड में रखता है। इसमें एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाने में हेल्प करते हैं। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो हम एक डेफिनेट पोर्शन नहीं बता सकते कि कहां बनती हैं, है ना, लेकिन ये जो एडिपोज टिश्यूज हैं, जो वसीय ऊतक है, ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाने में मदद जरूर करते हैं। मेन सोर्स होता है आरबीसी कहां बनती हैं, तो आरबीसी लाल अस्थि मज्जा के अंदर बनती है, या ऑप्शन आपका क्या रहेगा बच्चा कि हड्डी में बनती हैं या बोन मैरो में बनती हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हमारे शरीर के अंदर तो 206 हड्डियां हैं, तो इसका मतलब 206 की 206 हड्डियों में खून बनता है, तो मैं बोलूंगी नहीं, हमारे शरीर में 206 की 206 हड्डियों में आपका खून नहीं बनता है। हमारे शरीर की कुछ बड़ी हड्डियां होती हैं जहां पर खून बनता है, जैसे छाती में पाई जाती है स्टेरनम, यहां ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ये हाथ में पाई जाती है बड़ी हड्डी ह्यूमेरस, ये पैर में जांघ में पाई जाती है एक बड़ी हड्डी फीमर। तो ये कुछ बड़ी हड्डियां हैं जहां हमारे शरीर में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी यूं कहिए कि रुधिर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रुधिर का फॉर्मेशन होता है। अब मैम एक बात बताओ, आपने बता दिया कि हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो कहां बन रही हैं, मैम वो सारी की सारी बन रही हैं किसके अंदर बच्चा, आपके बेसिकली हड्डियों के अंदर। लेकिन एक बात बताओ, वो बच्चा जो मां के पेट में है, वो बच्चा जो मां के पेट में है, उसके अंदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहां होता है, क्योंकि उसमें तो भी हड्डियां बनी ही नहीं है। तो जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, इसमें बच्चा आपकी हड्डियां कहां बनती हैं, लीवर या स्प्लीन में बनती हैं। इसमें हड्डियां कहां बनती हैं, तो आप आंसर लगाएंगे लीवर या स्प्लीन में बनती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर, किसी भी अडल्ट मेल और फीमेल में ब्लड कितना पाया जाता है। तो देखो आप लोग एक चीज और बोलते हो, दिमाग तो कम मैंने बता दिया था लड़कियों में, है ना, एक और चीज बोलते हो, अरे यार पूछ मत, मेरे वाली तो बहुत खून पीती है ना।
आजकल एक मीम भी बड़ा वायरल होता है कि सुनो आप ना एलोवेरा का जूस पिया करो, कि क्यों, कि एलोवेरा का जूस पीने से ना खून साफ होता है। कि बस कर पगली, अब तेरे को खून भी साफ चाहिए क्या, जैसा है वैसा ही पी लिया कर। क्योंकि लड़कों के मुकाबले लड़कियों में 1 लीटर खून कम होता है। लड़कों में ऑन एन एवरेज 5 से 6 लीटर और लड़कियों में 4 से 5 लीटर होता है। इसी वजह से लड़कों का हीमोग्लोबिन लड़कियों के मुकाबले ज्यादा होता है। लड़कों का हीमोग्लोबिन 14 से 16 हीमोग्लोबिन पर 100 ml और लड़कियों का 12 से 13 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml देखा जाता है। इसके अलावा हमारे खून का पीएच वैल्यू क्या होती है, 7.4, यानी कैसा नेचर होता है, हमारे खून की क्षारीय प्रवृत्ति होती है। कैसी, क्षारीय प्रवृत्ति होती है। हमारे खून के वजन का 7% हमारे शरीर में ब्लड यानी रुधिर पाया जाता है। 7% हमारी बॉडी में ब्लड यानी आपका रुधिर पाया जाता है। ठीक है, ब्लड यानी कि बच्चा आपका रुधिर पाया जाता है। ठीक है, चलिए एक और चीज है आपका, कल की क्लास में मैंने बताया था दिमाग कम है, आज मैं बता रही हूँ खून कम है। लेकिन इन सब के पीछे का मेडिकल साइंस तो आपको बता चुकी हूँ। मेन रीजन होता है लड़कों की हाइट ज्यादा है, लड़कों का बॉडी वेट ज्यादा होता है, तो लड़कों के अंदर हमारे मुकाबले हर एक बॉडी पार्ट का वजन ज्यादा ही होता है। लड़कों के अंदर हमारे मुकाबले हर एक बॉडी पार्ट का वजन ज्यादा ही होता है। समझे, चाहे कोई भी पार्ट है, स्टमक है, लीवर है, पैनक्रियास है, कोई भी पार्ट है, उन सभी का वजन हमारे मुकाबले ज्यादा ही होता है। हमारे मुकाबले क्या होता है बच्चा, आपका ज्यादा ही होता है। तो किसी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बॉडी पार्ट का सिर्फ वजन ज्यादा होता है लड़कों में, बाकी फंक्शनिंग आपकी सेम ही होती है। जैसे मान लीजिए किसी लड़के की हाइट मेरे बराबर है, बॉडी का वजन भी मेरे बराबर है, तो उसके और मेरे ऑर्गन का वजन लगभग समान ही होगा, लगभग समान ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये जो हमारा खून है, ये जो हमारा खून है इसका कलर कैसा होता है मैम, लाल रंग, है ना, लाल रंग होता है। किसके कारण होता है लाल रंग, किसके कारण होता है लाल रंग, तो आप बोलोगे मैम आरबीसी पाई जाती हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं के कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। जब हमने और थोड़ा डिटेल में पढ़ा तो हमें पाया कि हमारे ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। लेकिन सुनो भैया, ये जो हीमोग्लोबिन है ये तो बेचारा खुद ही लाल रंग का नहीं है, हीमोग्लोबिन का तो खुद का ही बैंगनी रंग है। तो फिर इसके कारण हमारे खून का रंग कैसे लाल हो गया, जब इस बेचारे का खुद का ही बैंगनी रंग है तो ये कैसे हमारे खून का रंग लाल कर देगा, बताओ बताओ जरा। ओरिजिनल सर्च कर लेना, आप लोग सर्च करना कि हीमोग्लोबिन का ओरिजिनल कलर क्या होता है, तो आपको यही मिलेगा कि हीमोग्लोबिन का ओरिजिनल कलर होता है बैंगनी रंग। कैसा होता है, बैंगनी रंग होता है। अब सुनो, हमारे शरीर में क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, हीमो एंड ग्लोबिन। हीमो मतलब आयरन पाया जाता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। और आयरन भी किस रूप में पाया जाता है, तो आप आंसर लगाएंगे फेरस के रूप में। किस रूप में पाया जाता है मैम, फेरस के रूप में आयरन हमारे शरीर में पाया जाता है। अब हम सांस लेते हैं, हम हर समय क्या कर रहे हैं बच्चा, आपकी सांस ले रहे हैं। अब इस पर क्या होता है, आयरन पर आपकी ऑक्सीजन अटैक करती है। आयरन पर जैसे हम सांस लेते हैं तो ये सांस कहां जा रही है, अभी तो बताया ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हमारे खून में जा रही है, तो ऑक्सीजन जा रही है हमारे खून के अंदर। अब वो जैसे ही आयरन के पास पहुंची, ठीक है, वो जैसे ही आयरन के पास पहुंचती है, आपने लोहे को जंग लगते हुए देखा होगा। जब लोहे को जंग लगता है तो क्या होता है, लोहा अपना कलर बदलता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाता है। वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का बच्चा आपका होना शुरू हो जाता है। तो सेम इक्वेशन हमारे शरीर में होती है, जैसे ही आपका क्या होता है बच्चा, आयरन पर ऑक्सीजन आकर चिपकना शुरू होता है, ये कलर बदलता है। ये बैंगनी रंग से पहले मजेंटा कलर में आएगा और फिर जितनी ऑक्सीजन इसमें घुलती रहेगी ये फाइनली रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो हमारे खून का रंग लाल नहीं होता है, हमारे खून का रंग होता तो बैंगनी है, लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन घुलेगी वैसे वैसे ये लाल हो जाएगा, वैसे वैसे ये लाल हो जाएगा। चलिए, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए,
जितना अभी तक पढ़ाया उसमें कोई डाउट? बताइए। रिवाइज करो एक बार दिमाग में, कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछो। नहीं है डाउट? चलिए, मैम आपसे एक बात बोलनी थी। बोलो भाई, क्या बात बोलनी है? बोलो मयूरी। स्पाइनल कोड में भी तो ब्लड बनता है। स्पाइनल कोड को तो नहीं कहेंगे बच्चा इंद्रजीत, क्योंकि स्पाइनल कोड तो आपकी एक नर्व हो गई ना। देखो बच्चों को पता है बोन मैरो क्या लगता है? बच्चों को लगता है बोन मैरो यहाँ कुछ होता है ना। वो आपको मूवी का सीन याद आ रहा होगा ना, क्रिश मूवी में दिखाया जाता है यहाँ से इंजेक्शन लगाता है, वो ऐसे बोन मैरो खींचता है ना। तो वो स्पाइनल कोड का कोई कनेक्शन नहीं है। स्पाइनल कोड तो यार एक नर्व है ना, वो तो एक नस टाइप में समझो आप उसको। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा क्वेश्चन पूछा आपने। तो ये खून लाल कैसे होता है समझ में आया। कॉकरोच के खून का रंग कैसा होता है? सफेद, क्योंकि इसमें हीमोलिम्फ पाए जाते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला, क्योंकि इसमें आपके हीमोसाइनिन पाया जाता है। और साइनिन का मतलब क्या है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। साइनिन का मतलब क्या है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और इसी कोबाल्ट धातु के कारण ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। अब चलिए, हमारे सिलेबस में ह्यूमन ब्लड ही है ना, इससे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो हमारे शरीर में दो तरह का ब्लड होता है। हमारे शरीर में दो तरह का बच्चा आपका ब्लड होता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। दो तरह का रक्त पाया जाता है मैम, एक होता है शुद्ध रक्त और एक होता है अशुद्ध रक्त। अगर आपको इन दोनों चीजों को समझना है तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ब्लड वेसल्स को। किसको समझना पड़ेगा? ब्लड वेसल्स को। तो ब्लड वेसल्स जो है आप ऐसे समझिए कि ये आपकी कोई एक आर्टरी है, ठीक है, और ये बच्चा कोई आपकी एक वीन है। इधर ये आर्टरी है और ये एक वीन है। तीन तरह की ब्लड वेसल्स हमारे शरीर में पाई जाती हैं, आर्टरीज, वीन एंड एक जहां पर ये दोनों कनेक्ट होती हैं जिसको बोलते हैं कैपिलरीज, जिनको कहा जाता है क्या बच्चा आपका? कैपिलरीज। क्लियर? जिनको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। ये आर्टरी, ये वीन और जहां दोनों कनेक्ट होती हैं उसको कैपिलरीज बोलते हैं। अब हमारे शरीर में जितनी भी आर्टरी हैं इन सब में प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है। मैम शुद्ध रक्त होता ही क्या है? शुद्ध रक्त होता है जब हमारे शरीर में आरबीसी में ऑक्सीजन घुल जाए। अब आरबीसी में ऑक्सीजन जाएगी तो आरबीसी में ऑक्सीजन को पकड़ने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का है। किसका है? हीमोग्लोबिन का है। तो जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन घुल जाती है तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसको कहा जाता है। तो जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन घुल जाती है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं और इसी को शुद्ध रक्त कहा जाता है, जो हमारे शरीर में सारी आर्टरीज, धमनियों में फ्लो होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, पल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुसीय धमनी। पल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुसीय धमनी।
फुसफुसिया धमनी, फुसफुसिया धमनी बच्चा आपका किसका एक्सेप्शन है, किसका अपवाद है? इसमें पाया जाता है कैसा ब्लड? इसमें पाया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ये एक्सेप्शन है हमारे शरीर का, इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। इसके अलावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो अशुद्ध रक्त है, उसमें हीमोग्लोबिन में क्या घुलता है? कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यानी जब आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो तो उसको इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त कहा जाता है। हमारे शरीर की जितनी भी वीन्स हैं, जितनी भी शिराएं हैं, सब में अशुद्ध रक्त होता है, एक्सेप्शन पल्मोनरी वीन के। अपवाद है फुसफुसीय शिरा, अपवाद है फुसफुसीय शिरा, फुसफुसीय शिरा जिसके अंदर प्योर ब्लड होता है, यानी जिसके अंदर शुद्ध रक्त होता है। ये दोनों याद रखना आप लोग, क्योंकि हार्ट वाले चैप्टर में दोबारा से यूज होंगी, है ना? ठीक है जी, क्लियर? तो दो तरह का ब्लड हमारे शरीर में पाया जाता है। मैम वैसे बताइए कैसे देख सकते हैं हम इसको? देखो, चोट लगती है, लाल रंग का खून बाहर निकलता है ना? तो मतलब आर्टरीज से निकला है, शुद्ध रक्त है। आप देखो, हम सबके हाथों में, पैरों में ये हरे हरे रंग की ऊपर दिखाई देती हैं आपको, नसें, नस बोलते हैं ना आम भाषा में, ये दिखाई देती हैं आपको। देखो, ग्रीन, नीली, किसी के में मैजेंटा कलर होता है, अलग अलग कलर की थोड़ा थोड़ा होता है। नॉर्मली लोगों में हरे रंग की दिखाई देती हैं। तो ये जो हरे रंग की आपको ऊपर से दिखाई दे रही है ना, यही वीन्स होती हैं। ये हरे रंग की हमको क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि इनमें इम्प्योर ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। तो वो अंदर तो नीला है, लेकिन हमको ऊपर से थोड़ा सा डार्क ग्रीन दिखाई देता है, हमको ऊपर से थोड़ा सा डार्क ग्रीन दिखाई देता है। अब आप बोलोगे कि मैम हमें कभी भी चोट लगे लेकिन हमारी बॉडी से कभी भी नीले रंग का खून बाहर निकलता ही नहीं है, क्योंकि नहीं निकलेगा। आर्टरीज बहुत पतली होती हैं, बहुत पतली दीवार होती है आर्टरीज की, और हर एक पार्ट तक फैली हुई है। ये स्किन है ना, इसके ऊपर वाली लेयर तो डेड सेल से मिलकर बनी है, इसके अंदर वाली जो लेयर होगी उसमें भी आर्टरीज फैली होंगी। तो वो हर जगह इतनी पतले फॉर्म में फैली हुई होती हैं कि जैसी चोट लगता है तो वो प्योर ब्लड ही निकलता है। दूसरा, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है। तो ये जो आपकी वीन्स वाला रास्ता है ना, ये अलग ही चल रहा होता है ना? ये बिल्कुल क्लोज्ड रहता है आपका, जो हार्ट के पास में बस ब्लड को लेकर जाएगा और फिर उसको लंग्स आपके प्योर करेंगे, जो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे ब्लड आपका प्योर होता है। सारे चैप्टर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो ये क्या है बच्चा आपकी? ये होती हैं वीन्स यानी शिराएं। समझे? आसान भाषा में ऐसे ही समझा सकती हूं, और कोई तरीका नहीं है। चलिए नेक्स्ट, हमारे ब्लड में दो मेन कॉम्पोजिशन है, एक प्लाज्मा है और एक आपकी ब्लड सेल्स है। एक प्लाज्मा है और एक आपकी ब्लड सेल्स है। तो प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? तो आप आंसर लगाओगे हल्का पीला। किसके कारण? एक पिगमेंट पाया जाता है, क्या? बिलीरूबिन। एक पिगमेंट पाया जाता है, क्या? बिलीरूबिन। बिलीरूबिन के कारण आपका बच्चा जो प्लाज्मा है उसका हल्का पीला रंग होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है, 1 से 2% आयंस होते हैं, 1 से 2% आयंस होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, है ना? ये सब आपके ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। ग्लूकोज पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर ही। प्रोटीन होते हैं 8 से 9%, प्रोटीन होते हैं 8 से 9%। अब कौन कौन से प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, आपके एग्जामिनर का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो कौन कौन से प्रोटीन है जो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन एंड फिब्रियोनोजन। इसके अलावा एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन तो आपका प्रोटीन ही है ना, सो दैट्स वाई यहां गिन दिया है हमने। अब ये बच्चा सारे के सारे जो प्रोटीन है ये हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, यानी प्लाज्मा सेक्शन में उपस्थित होते हैं। इनमें से 4 मेन है जो आपके एग्जामिनर के फेवरेट है। ये 4 जो है ये मेन है, ये आपके एग्जामिनर के फेवरेट है, क्योंकि ये ब्लड क्लोटिंग, खून का थक्का बनाने में मदद करते हैं। ये ब्लड क्लोटिंग खून का थक्का बनाने में मदद करते हैं। ब्लड क्लोटिंग खून का थक्का बनाने में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन एंड फिब्रियोनोजन बच्चा आपके हेल्प करते हैं। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर में सोल्ट, आयंस एंड मिनरल्स को बैलेंस करता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन सोल्ट, आयंस एंड मिनरल्स को आपके बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है।
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। बबुआ बूझे कि नहीं बूझे, बताइए, समझ आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, बहुत शानदार। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार। तो अब प्लाज्मा कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट क्या था? ब्लड सेल्स थी। 55% प्लाज्मा था जो हमने पढ़ लिया। 45% क्या थी? आपकी ब्लड सेल्स थी। तो अब ब्लड सेल्स को पढ़ते हैं एक एक। सबसे पहले आरबीसी, रेड ब्लड कोप्यूसेल्स या रेड ब्लड सेल्स। देखो कोप्यूसेल्स सेल्स को ही कहा जाता है, यानी लाल रुधिर कोशिकाएं। लाल रुधिर कोशिकाओं को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? लाल रुधिर कोशिकाओं को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो आप आंसर लगाएंगे एरिथ्रोसाइट। इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? आप आंसर लगाएंगे मैम एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो शब्द का मतलब ही होता है रेड यानी कि लाल, और साइट का तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, सेल यानी कोशिका होता है। शेल यानी कि आपका कोशिका इसका मतलब होता है। खोज बता चुकी हूं पहली क्लास में ही, एवी ल्यूवेन होक ने की थी। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल्स, आरबीसी, लिविंग सेल, सबकी खोज इन्होंने की थी। एम्ब्रियो के अंदर, हमारे अंदर आरबीसी कहां बनते हैं? बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। एम्ब्रियो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन लीवर यानी यकृत, लीवर यानी कि आपका यकृत, या फिर बच्चा स्प्लीन यानी प्लीहा में होता है। स्प्लीन यानी कि आपका प्लीहा में होता है। दोनों में से कहीं पर भी एम्ब्रियो यानी भ्रूण के अंदर आपके आरबीसी का विकास हो सकता है। इसके अलावा आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को, इसके निर्माण प्रक्रिया को हम लोग एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम? एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। एरिथ्रोपोएसिस इसको आपका कहा जाता है। हमारे शरीर में संख्या में सबसे ज्यादा होती हैं आरबीसी मिलियंस में, फिर होती हैं लाखों में प्लेटलेट्स, और फिर मात्र थाउजेंड्स में होती हैं डब्ल्यूबीसी। संख्या में सबसे ज्यादा आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद रखना, मैं बोलूं या ना बोलूं कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, लेकिन मेरे नोट्स में जो भी चीज आपको लिखी मिल रही है ना स्लाइड में, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में पूछी गई है। चाहे पुलिस का है, स्टेट लेवल का एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आपके क्वेश्चन हमेशा स्विच होते हैं, एक से दूसरे पेपर के अंदर आते हैं, और साथ ही साथ रिपीट होते हैं। नए क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, है ना, नए क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीसी की शेप कैसी होती है? आरबीसी की शेप कैसी होती है? तो अभी मैंने आपको दिखाई थी, देखो पिक्चर, अगर बनाओगे तो ऐसी बनती है, बाइकॉनकेव, द्वि अवतलाकार। ठीक है, द्वि अवतलाकार आपकी आरबीसी की शेप होती है। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है? तो आप आंसर लगाओगे एम्फ्यूमा। क्या बच्चा? एम्फ्यूमा। एम्फ्यूमा ये एक एम्फीबियन है, एक उभयधर्मी है। कैसा दिखता है? आपने देखा होगा बहुत बार, एक जीव होता है जो ना तो सांप के जैसा दिखता है ना, लेकिन छोटा होता है, बट सांप का ही एक, ऐसे लगता है कि सांप से मिलता जुलता है, बट वो सांप नहीं होता है ना। तो ये कुछ सा आपका ऐसा सा दिखाई देता है, दिखता प्रॉपर सांप जैसा है ना, बट सांप नहीं होता है, एम्फीबियन होता है, एक उभयधर्मी होता है आपका, जिसको हम एम्फ्यूमा बोलते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी आरबीसी होती है। सबसे छोटी आरबीसी होती है मस्क डियर की, यानी कि कस्तूरी मृग की। किसकी बच्चा? आपकी कस्तूरी मृग की। और सबसे मैमल्स में सबसे बड़ी आरबीसी होती है एलिफेंट यानी हाथी की।
ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा, मैमल्स वाला बच्चे आंसर लगा के आते हैं वेल, क्योंकि उनको लगता है वेल सबसे बड़ा जीव है, उसकी आरबीसी सबसे बड़ी होगी। नहीं, जीव का आकार सेल के आकार को आपका डिसाइड नहीं करता है, उस जीव के अंदर उस सेल की कितनी जरूरत है ये उसका आकार डिसाइड करता है। समझे? किसी भी जीव के अंदर कोई सेल का जो आकार है, कोई भी सेल है, उसको जीव का साइज नहीं डिसाइड करता है, उस सेल की कितनी जरूरत है ये आपका डिसाइड करता है। तो हाथी को आरबीसी की ज्यादा जरूरत होती है, सो दैट्स व्हाई मैमल्स में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कों के अंदर आरबीसी होती है 5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml, क्योंकि खून ज्यादा होता है। लड़कियों में 4 से 4.5 मिलियन पर 100 ml आपकी आरबीसी होती है। प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी लड़के लड़की दोनों में ही आपकी सेम होती हैं। लाइफ स्पैन, जीवन काल होता है किसका बच्चा? आरबीसी का 120 दिन का। जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। और कहां जाकर मरती हैं? भाई जीवन काल है तो मतलब मरेंगी ना, फिर तो मरती कहां है हमारे शरीर में आरबीसी? तो आप आंसर लगाओगे लीवर या स्प्लीन में। लीवर या स्प्लीन में, या तो यकृत में जाकर मरेंगी या प्लीहा में। क्योंकि प्लीहा में जाकर आरबीसी ज्यादा मरती है, इसीलिए हम स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। कैमल की अलग होती है, वो न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है, न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है नेचुरल ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? अब ये किसी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, है ना, तो मैंने ऐड कर लिया कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, चलो ऐड करते हैं। नेचुरल ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, यानी हमारे शरीर का प्राकृतिक ब्लड बैंक क्या है? ब्लड बैंक का मतलब क्या है भाई? ब्लड बैंक का मतलब क्या है कि जहां पर आपका हमेशा ब्लड अवेलेबल हो, है ना, जरूरत पड़ने पर हमें ब्लड मिल जाए, तो उसको बोलेंगे स्प्लीन यानी प्लीहा। अब आप बोलोगे मैम अब तो कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि आपने तो इसको कब्रिस्तान बताया था, अब आप बोल रहे हो कि ये तो ब्लड बैंक है। दोनों अपोजिट बातें हो गई ना एक दूसरे की। देखो, जब हम माँ के पेट में थे तब स्प्लीन के अंदर, प्लीहा के अंदर ये गुण था कि वो आरबीसी बना सकता है ना, वहीं से खून बन रहा था। तो प्लीहा के अंदर नेचुरल ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आरबीसी बना सकता है। तो जब भी हमारे शरीर को ब्लड की जरूरत होगी, यानी खून की कमी अगर हमारे शरीर में होगी, तो स्प्लीन प्लीहा पूरी कोशिश करता है कि ये आरबीसी हमारे शरीर के लिए बना सके, है ना। तो ये आरबीसी बनाने में मदद करता है, इसीलिए हम इसको ब्लड बैंक बोलते हैं, इसीलिए हम इसको ब्लड बैंक बोलते हैं। चलिए, अब ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा, यहीं पर मैं एंड करूंगी एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ में। हम ह्यूमंस में एक डिसऑर्डर, पहले यहां तक कोई डाउट है बताइए? पहले जितना पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो बताइए, चलिए बताइए एक बार।
चलिए, आरसीबी नहीं होता है आरबीसी, ये तो आर एच फैक्टर के आधार पर है, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों को पता होगा, आरसीबी नहीं होता है ना मानसी, आपका आरबीसी होता है। चलिए, एक डिसऑर्डर है हम ह्यूमंस में, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस। अब एरिथ्रो मतलब आरबीसी के रिगार्डिंग कोई ना कोई बात होगी, ब्लास्ट मतलब कुछ टूटेगा फूटेगा, और फैटलिस मतलब भ्रूण, माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है। नाम से तुम्हें पता लग गया होगा, ऐसे तोड़ के ही याद। भाई जब मैंने ये पहली बार टर्म पढ़ी थी ना, मैं सही बता रही हूँ, मेरे से पढ़ी नहीं गई थी, है ना। भाई देखो, हर इंसान सेम ही है यार, मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी बिल्कुल, है ना। तो ये टर्म मेरे से पढ़ी नहीं गई थी, तो इसीलिए हमेशा जब भी कभी इस तरह की टर्म होती है ना, मैं तोड़ तोड़ के पढ़ती हूँ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस, और ऐसे ही बच्चों को भी सिखाती हूँ, क्योंकि इतना लंबा टर्म बच्चे नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे एक साथ में ना। तो बेसिकली बच्चा आपका क्या है कि जो आपके हमारे ह्यूमंस के अंदर एक डिसऑर्डर है कि जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उसका और आपका यदि सेम ब्लड ग्रुप है, और जो लड़की है वो नेगेटिव है और जो लड़का है वो पॉजिटिव है, तो इस केस में हो सकता है आपका पहला बच्चा सरवाइव कर जाए, बट इसके बाद आपके बच्चे नहीं होंगे। एक बच्चे के बाद मां के गर्भ में ऑटोमेटिक बच्चों की मृत्यु होती रहेगी। इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस बोलते हैं। ये सिर्फ तभी होता है जब पिता पॉजिटिव और माता नेगेटिव है। अब एक बात बताइए, अगर मान लिया तुम किसी के घर में लड़की देखने जाओ और वहां जाकर तुम बोलो कि अंकल जी आपकी बेटी का ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि फॉरेन में अलाउड है पूछना, इस डिसऑर्डर से बचने के लिए वो पूछते हैं शादी से पहले कि ब्लड ग्रुप क्या है। और इसमें भी सबसे ज्यादा इंडिया में, और दूसरा आपका एक और चक्कर है ना कि जो इश्क के मारे, है ना, जो आशिक हैं हमारे, वो इश्क के मारे वो तो पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि उनको तो वो एक झलक देखते ही है ना, तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटियां रे टंग 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 टंग, है ना। अब वो टंग 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 का हिसाब अगर उनके साथ हो गया तो वो कहां से ब्लड ग्रुप पूछेंगे। लड़की बाद में बोल देगी ना कि भाई ब्लड ग्रुप देख के तुमने प्यार किया था क्या, है ना। तो बेचारे लव मैरिज वाले और ज्यादा परेशान है, अरेंज मैरिज वाले फिर भी एक बार के लिए हिम्मत कर लेंगे, पूछ लेंगे, और लव मैरिज वाले कभी कर भी नहीं पाएंगे, वो बेचारे वैसे ही फंस गए, है ना। तो अब होता क्या है आपका, मान लिया तुम किसी के घर गए तो ब्लड ग्रुप नहीं पूछोगे, नहीं तो जो लड़की वाले हैं ना वही बोल देते हैं कि भैया आपके लड़के में दिमाग की कमी है थोड़ी बहुत, है ना, देख लो आपके इसमें लड़के में थोड़ी बहुत दिमाग की कमी हो सकती है, कि भैया कैसे, कि इसको ये पूछना चाहिए, क्योंकि एक टैग लगा हुआ है ना लड़कियों के ऊपर कि शादी है करनी है और उसके बाद में बच्चे पालने हैं, नौकरी भी करनी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की है तो देखो नौकरी ऑब्वियसली करेंगी, अब नौकरी भी करनी है और रसोई में काम भी करना है, कि भैया हमारी लड़की से पूछो कचौड़ी बनानी आती है कि नहीं आते हैं, पकोड़े बनाने आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या तुम्हारा लड़का पूछ रहा है ब्लड ग्रुप के बारे में, खून टेस्ट करवाना है इसको बाद में दूसरों लोगों का, है ना। तो और आपको वहां से उठा के मना कर देंगे कि भैया तुम चले जाओ, हमारी तुम्हारी नहीं पटेगी। अब ये डिसऑर्डर तो है, लेकिन ये डिसऑर्डर तो हमारे अंदर है, अब इसको ठीक कैसे किया जाता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर, ये हम लोग कल की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, इंटरेस्टिंग लगी कि नहीं लगी, इंटरेस्टिंग लगी कि नहीं लगी, बताइए। मजा आया क्लास में, मजा आया क्लास में? बढ़िया लगी, फर्स्ट क्लास लगी? तो चलिए भाई, इसके आगे अब हम आपका कल कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों की, जब तक आप लोगों अगर डाउट है तो आप लोग लिखिए, तब तक मैं आप लोगों की पीडीएफ जो है इसको रेडी कर लेती हूँ। वैसे तो पीडीएफ आपकी रेडी है ना, सेम ही तो है आपका, दोपहर भी मैंने यही पढ़ाया था उन बच्चों को, तो सेम ही है आपका, पीडीएफ तो बनी हुई है ही। ओके, एक्सीलेंट क्लास, बढ़िया क्लास, फर्स्ट क्लास क्लास। ठीक है भाई, चलो फिर तो बहुत बढ़िया है अगर फर्स्ट क्लास लगी है तो। भाई दोनों बैचेस में सेम टॉपिक चल रहे हैं, तभी तो आज कंफ्यूजन हो गया आपका कि भाई ये क्या हुआ। हो जाएंगे वो, एक दो दिन की छुट्टी उट्टी होती है ना कभी, वो हो जाते हैं फिर आगे पीछे। ठीक है,
इसके अलावा भाई अगर किसी टीचर की आपको क्लासेस नहीं मिल रही हैं या कैंसिलेशन होता है, रीशेड्यूलिंग होती है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए आप लोग कि भाई तबीयत खराब हो जाती है लोगों की, इतना क्लाइमेट चेंज है, कितनी पोल्यूटेड जगह में, दिल्ली एनसीआर बहुत पोल्यूटेड है, तो गला खराब होता है। जैसे दोपहर मेरा गला खराब था, मतलब मैंने पूरा एक तरह से काढ़ा वाड़ा पी के क्लास ली थी, है ना, तो वो पी लिया 2-3 बार तो थोड़ा रिलीफ है अभी, लेकिन भाई तबीयत खराब हो सकती है। या जैसे आदित्य सर की आई थिंक आप लोग बोल रहे थे कि काफ़ी क्लासेस रिशेड्यूल हो रही हैं या कम क्लासेस हो रही हैं, भाई उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म आपके लिए खड़ा किया है, वो खुद ज्यादा बिजी हैं, तभी तो टीम उनके लिए काम कर रही है ना, रात दिन। हम ले रहे हैं ना अपनी क्लासेस, तबीयत खराब है तब भी हम ले रहे हैं कि जिससे कि ताकि कम से कम कैंसिलेशन हो, कम से कम रीशेड्यूलिंग हो। अभी बहुत ज्यादा बिजी हैं, आपको लग रहा होगा कि सर आपकी क्लास नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, बैच नहीं कंप्लीट कराया जाएगा भाई, आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, वो सर ने आपसे प्रॉमिस किया है। लेकिन बात ये है कि बहुत ज्यादा बिजी हैं, मतलब मैं ये बोलूंगी 24 में से शायद 20 घंटे वो इस समय आपके काम कर रहे हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए रेस्ट कर रहे होंगे, हर चीज, बहुत सारा टेक्निकल काम होता है, बहुत बड़ी टीम है भाई, और उस टीम को मैनेज करने के लिए बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही मतलब एक तरह से लॉयल लोगों की जरूरत होती है। तो सर एक्सट्रीम लेवल पर बिजी हैं, अगर तुम भी उनको देखोगे ना काम करते हुए तो तुम खुद ही बोल दोगे कि सॉरी सर हमने आपको ये बोला। वो कंप्लीट जरूर कराएंगे, लेकिन अभी चीजें स्टार्ट हुई हैं, सो थोड़ा सा ज्यादा बिजी है। उस पर भी आपने देखा कि सीजीएल का रिजल्ट भी आ गया है, तो वो बच्चे आते हैं, देखो उनसे मिलना भी होता है, उनके इंटरव्यू भी लेने होते हैं, अब एक ही इंसान है ना भाई, वो वाली बात है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।